हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को आपकी इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम जारी रखे होंगे। तो आज जो है एक नई सोच और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका जो सामाजिक विज्ञान जो खंड है उसके अंतर्गत हमको 4 विषय को पढ़ना है, जो है भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और आपका इतिहास आता है। ये 4 विषय को हम लोग को सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में पढ़ना है। इसमें से हम लोग जो है आज और अभी शुरुआत करेंगे भूगोल का। ज्योग्राफी खंड जो है इसका हम लोग शुरुआत करेंगे, जो आपके एग्जाम में सोशल साइंस का 80 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का एग्जाम होगा बच्चों? 80 नंबर का एग्जाम होगा। और ये 80 नंबर और 20 नंबर जो आपका रहेगा आंतरिक मूल्यांकन होगा, आपके स्कूल द्वारा मिलेगा। तो हम लोग एक अच्छे से शुरुआत करेंगे ताकि सोशल साइंस में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। और नई शुरुआत कर रहे हैं एकदम एक नई सोच से, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। चलते हैं, तो हम लोग शुरुआत करेंगे भूगोल, ज्योग्राफी क्लास 10 और आपका जो तैयारी है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है। जो हमारा खंड है, चलेंगे पहला खंड में भूगोल के अंतर्गत संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम स्तर को देखते हुए चलेंगे, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा और सीखा हुआ ज्ञान आपकी सफलता तक साथ देगा। चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन जानेंगे कि मोटिवेशन के द्वारा हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। मोटिवेशन यही है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। मतलब कहने का मतलब असफलता को भी हमको क्या करना है? स्वीकार करना है। स्वीकार करना है, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। जीवन में अगर व्यक्ति असफल होता है तो असफलता के अंदर कितने सारे सफलता का राज होता है। और असफलता जो होता है वो सीढ़ी होता है, और वो सीढ़ी अगर वहां पर छोड़ देगा तो अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएगा। असफल व्यक्ति ही एक अच्छा इंसान बनता है और अच्छे से वो एक सफल व्यक्ति बनता है। हम लोग देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने रहिएगा, बल्ब का आविष्कारक। थॉमस अल्वा एडिसन के नाम सुने रहिएगा, जो बल्ब के आविष्कार करते समय 999 बार असफल हुआ है। अगर वो व्यक्ति छोड़ देता कि हम असफल हो गए तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। 999 बार असफल होकर तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और आज हम लोग इस प्रकाश से एकदम प्रकाशित है। तो इसीलिए असफलता अगर आए तो वहां पर डरना नहीं है, सोचना है कि हम एक नई, वहां पर क्या कमी रह गई है हम लोग उससे सीखे हैं और अगली टाइम वो गलती नहीं होता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने जो खंड है भूगोल। यहाँ पर भूगोल जो है ज्योग्राफी, इसको हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले हम खंड में जाने से पहले, चैप्टर में जाने से पहले जान लेते हैं कि भूगोल होता क्या है। ज्योग्राफी जो है देखा जाए, ये ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के, बच्चों कौन भाषा की याद रखिएगा? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है जियो और ग्राफो। ज्योग्राफी जो शब्द है जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। कौन भाषा के? तो याद रखिएगा आपको, ग्रीक भाषा से। जियो का अर्थ होता है आपका पृथ्वी। क्या अर्थ होता है जियो का? पृथ्वी अर्थ होता है। और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। इस प्रकार बच्चों जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है इसका अर्थ हो गया, क्या अर्थ हो गया? पृथ्वी का क्या करना? पृथ्वी का वर्णन करना। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। इसका एक परिभाषा भी हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल होता क्या है। भूगोल होता क्या है बच्चों? तो भूगोल होता क्या है हम बता देते हैं। भूगोल होता क्या है, तो इतना तो जान गए कि जो भूगोल है इसको अंग्रेजी में जो ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार जो ज्योग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। थोड़ा इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, भूगोल होता क्या है, ताकि आपको याद रहेगा कि भूगोल के परिभाषा को आप किसी को बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि भूगोल होता क्या है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि भूगोल का परिभाषा, भूगोल क्या है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि भूगोल वह शास्त्र है या विषय है, शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना और पृथ्वी के
बाहरी संरचना एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, बोल सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले नदी, तालाब, झील, पर्वत, पठार इत्यादि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस खंड में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम लोग भूगोल के बारे में जान गए, क्योंकि हम लोग विषय में जाने से पहले जानना ये बहुत जरूरी होता है कि भूगोल है क्या। जिस विषय को पढ़ेंगे उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो हम बताए हैं भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अंग्रेजी वर्ड है ज्योग्राफी, जियो और ग्राफो, ग्रीक भाषा के। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी का अर्थ होता है क्या बताएं हम लोग? पृथ्वी का वर्णन करना। इसका एक एक्सप्लेन हम बहुत अच्छे तरीके से बता दिए भूगोल क्या होता है, आप नोट कर सकते हैं बच्चों। भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी के बाहरी संरचना एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले नदी, तालाब, झील, पर्वत, पठार इत्यादि का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने भूगोल विषय के अंतर्गत। यहाँ पर जो हमारा ये भूगोल है इस कई खंडों में बटा हुआ है। इसका जो पहला खंड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें जो पहला खंड उसमें हम पढ़ेंगे लगभग 5 यूनिट। हम लोग कितने यूनिट इसमें पढ़ेंगे? 5 यूनिट की हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपका पहला यूनिट है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या नाम है बच्चों? पहला यूनिट का नाम है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। और हमारा जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है, दूसरा यूनिट का नाम है आपका मृदा संसाधन। क्या नाम है बच्चों? दूसरा यूनिट है आपका मृदा संसाधन। मृदा संसाधन बोल सकते हैं संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। दूसरा यूनिट का नाम है प्राकृतिक संसाधन। हम लोग तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट आपका जो है जिसका नाम है जल संसाधन। क्या नाम है? जल संसाधन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा यूनिट जल। हमारा जो चौथा यूनिट है जिसका नाम है आपका, हमारा जो चौथा यूनिट है उसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। हमारा जो पांचवा यूनिट है जिसका नाम है खनिज संसाधन। इस तरह बच्चों हम लोग भूगोल विषय के जो पहले खंड है, पहले खंड में 5 यूनिट पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा यूनिट है मृदा संसाधन या प्राकृतिक संसाधन, तीसरा यूनिट है आपका जल संसाधन, चौथा जो यूनिट है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, और पांचवा यूनिट है आपका खनिज संसाधन। इस तरह से अगर हम पहला खंड पढ़ लेंगे तो समझिएगा कि भूगोल का आधा से ज्यादा उसका निपटारा हो जाएगा। ये जो खंड है वो आधा से ज्यादा भूगोल में है। 5 चैप्टर, ये चैप्टर एक ही में है, 5 यूनिट में बटा हुआ है। अगर इतना को पढ़ लेंगे तो समझिए आधा का ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे आज भारत संसाधन एवं उपयोग। इस खंड में चलेंगे और इस खंड में हम लोग संसाधन के बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं। तो पहला जो हमारा यूनिट है अभी हमने बताया है कि पहला यूनिट आपका क्या बताए हैं? पहला यूनिट अभी हम बताए हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। इस यूनिट में हम लोग एंट्री कर गए हैं और इस यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन, रिसोर्स। कि संसाधन होता क्या है? तो आप अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग अपने जीवन में सब कोई बहुत सारी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, और जितने वस्तु को उपयोग कर रहे हैं और जो हमारे लिए जरूरी है उस सब को आप लोग बोल सकते हैं क्या है? संसाधन है। यहाँ पर हमारे लिए जो बोर्ड देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है ये भी एक संसाधन है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पेन है, कलम है, ये भी एक संसाधन है। टेबल है, चेयर है, यहाँ पर पुस्तक है, मतलब जो हमारी मिट्टी है, वायु है, नदी है, तालाब, जो हमारे लिए उपयोगी है उसको क्या बोल सकते हैं? संसाधन। और जो हमारे खनिज के रूप में प्राप्त होता है और व्यक्ति अपनी ज्ञान और कुशलता से उसको उपयोगी बना देता है, उस सभी को क्या बोलेंगे? संसाधन। कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकृति में पाई जाने वाली वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। समझ में आ रहा होगा? अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त कहे कि हम अपने इस मित्र के कारण इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और बेहतर कर किए हैं। और हम लोग का मनोबल बढ़े रहेगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा और बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है।
कैसा लग रहा है बताते रहिएगा, ताकि एक अच्छे से अच्छे वीडियो लाए और एक एकदम सीरीज से चलेंगे, एकदम हम लोग बेसिक से चलेंगे। और पढ़ने के बाद हम पूरे चैप्टर पर एमसीक्यू प्रश्न जो है, जो प्रीवियस ईयर उसमें पूछा गया है और जो पूछा जाएगा, हम वो सब कर भी एकदम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपसे बनेगा। संसाधन बताए हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप कि प्रकृति में पाए जाने वाली वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हैं इसमें? जल हमारे लिए उपयोगी है, वायु हमारे लिए उपयोगी है, मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है, टेबल हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, कलम उपयोगी है। कर सकते हैं ये जो वस्तु, जितने वस्तु के नाम हम ले रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत हो सकता है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे इत्यादि। ये सभी क्या है? संसाधन। अब संसाधन को हम लोग इसका बांटेंगे, वर्गीकरण करेंगे। संसाधन को जो है मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। संसाधन को बच्चों कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पूछेगा संसाधन कितने प्रकार का होता है? संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक में प्राकृतिक संसाधन, आप दूसरा बताइएगा मानव निर्मित या मानव जनित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है? मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के। मानव एक संसाधन है, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्राकृतिक संसाधन। अब जो संसाधन प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। और जो संसाधन मानव द्वारा निर्मित है उसे क्या बोलेंगे हम? मानव निर्मित संसाधन। जैसे यहाँ पर आपका जो जल है, जल बोल सकते हैं, यहाँ पर एक विशाल भंडार है हमारे पृथ्वी पर, जल एक प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वायु कौन संसाधन? पृथ्वी हो जाएगा। आपका मिट्टी जो हो जाएगा कौन संसाधन हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। सूर्य कैसा संसाधन हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। चंद्रमा कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। और जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें कलम, तो कलम है किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा। टेबल यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, टेबल जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, कैसा संसाधन हो जाएगा आपका? मानव निर्मित संसाधन। आप इसमें लिख सकते हैं कुर्सी, कैसा संसाधन हो जाएगा? कुर्सी कैसा संसाधन हो जाएगा बच्चों? बताइए कमेंट करके। तो एक हो जाएगा आपका मानव निर्मित संसाधन। इस प्रकार हम लोग जाने कि संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन इसका वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। अभी संसाधन का प्रकार समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अब जानेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार। संसाधन कई प्रकार के होता है। संसाधन के हम लोग क्या जानेंगे? तो हम लोग जानेंगे संसाधन का वर्गीकरण। अब कि संसाधन का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे संसाधन का वर्गीकरण। क्या जानेंगे हम लोग? संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछेगा, तो उत्पत्ति के आधार पर आप बताइएगा संसाधन कितने प्रकार के? तो बच्चों दो प्रकार के होता है। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर, या इसी को बोलते हैं उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। आप बोल सकते हैं इसी को उपयोगिता के आधार पर। अगर पूछेगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो दो प्रकार का होता है। एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अगर आपसे पूछेगा संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो स्वामित्व के आधार पर बच्चों होता है चार प्रकार के। एक में जानेंगे व्यक्तिगत संसाधन, हम लोग दूसरा जानेंगे सामुदायिक संसाधन, और तीसरा जानेंगे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो होता है ये भी चार प्रकार का होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे संभावित संसाधन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विकसित संसाधन, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग भंडार संसाधन, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे फिर संचित कोष संसाधन। इस प्रकार हम लोगों ने संसाधन का वर्गीकरण किए हैं, कई तरीके से किए हैं। अगर पूछेगा
आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों आप बताइएगा 2 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछेगा उपयोगिता के आधार पर या समायपता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर अगर आपसे पूछेगा संसाधन कितने प्रकार का होगा, तो आप बताइएगा 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा बताइएगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर आपसे पूछेगा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के बताइएगा। कौन कौन बताइएगा? आप बताइएगा संभावित संसाधन, 1 में 2 में विकसित संसाधन, तीसरा हो जाएगा भंडार संसाधन, और चौथा हो जाएगा संचित कोष संसाधन। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके इस सभी संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और जितनी चीज़ हम लिखा रहे हैं एकदम मस्त कंटेंट दिए हैं, आप इसको कॉपी में इसको उतार सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों? कमेंट करके बताइएगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? हमने बताया आपको कि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो 2 प्रकार के होता है। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अगर पूछेगा आपसे कि जैव संसाधन क्या है, तो जैव मतलब समझ लीजिए जो संसाधन जीवित है, जो जीवित है मतलब जो क्या है? जीवित है, जिसमें प्राण है, जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा आ जाएगा, आपका जीव जंतु आ जाएगा, मछली आ जाएगा, मतलब कुछ जानवर, जो जानवर सब है जिसमें प्राण है वो सब आ जाएगा आपका जैव संसाधन, जो जीवित हो। तो यहाँ पर हमने बताया है कि जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग जीवित हैं, हम लोग सजीव है, जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, तो हो जाएगा आपका जैव संसाधन। मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, आपका प्राणी जात हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पशुधन हो जाएगा इत्यादि। मतलब ये जो हम उदाहरण बताए हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वनस्पति जात कैसी संसाधन है, तो आप बताइएगा जैव संसाधन। मत्स्य जीवन कैसा संसाधन है, तो आप बताइएगा जैव संसाधन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अजैव संसाधन। अजैव मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं हो, जो मृत हो, जो कैसे हो? मृत हो, तो हो जाएगा आपका अजैव संसाधन। मतलब निर्जीव हो, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन जो होते हैं, कौन संसाधन कहलाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन संसाधन कहलाते हैं बच्चों? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, पर्वत, मिट्टी, ये सब जो है निर्जीव है, और निर्जीव जो होता है अजैव संसाधन कहलाता है। इस प्रकार हम लोग जाने हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे अब आगे, यहाँ पर अगला पेज में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर, या इसी को बोलते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर आपसे पूछेगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में हम लोग जानेंगे नवीकरणीय संसाधन, दूसरा जानेंगे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। एक में जानेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन, दूसरा जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन पहले समझ लीजिए, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है जो संसाधन का प्रयोग हम, जिस संसाधन का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो ख़त्म नहीं होता है, मतलब जिसको कई बार हम उपयोग कर सकते हैं, होता है नवीकरणीय संसाधन। जिसका हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, वो होता है बच्चों नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन मतलब होता है जिसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, पुनः उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का आपका उदाहरण आ जाएगा जैसे सौर ऊर्जा। हम लोग जो सूर्य का प्रकाश का जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग और उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, जल का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं, पवन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका कैसा संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। तो पूछेगा आपसे कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद, यहाँ पर हमने बताया है कि जो संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे तेल, कोयला, पेट्रोलियम ही आपका आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये जो हम लिखे उदाहरण कैसा, कौन संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन।
बच्चों ये कितने बार पूछा गया है एग्जाम में बिहार बोर्ड में कि कोयला कैसा संसाधन है, आप कमेंट करके बता दीजिए कैसा संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन। आपसे पूछेगा पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। इस सब का उपयोग एक बार करने के बाद उसको हम पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है। मतलब वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः उत्पादन किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कौन संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। चलते हैं आगे। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है जिस पर किसी संसाधन पर किसका अधिकार है, मतलब उसका स्वामी कौन है उस संसाधन का, मतलब किसका हक है उस पर, तो हो जाएगा। हम लोग बंटवारा किए हैं स्वामित्व के आधार पर। हमने बताया 4 प्रकार के होता है, एक फिर से बता देते हैं फिर से एक बार। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 नंबर में व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन मतलब पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स, जिस संसाधन पर ना किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब जिसका स्वामित्व वो व्यक्ति के पास होता है, वो व्यक्ति के पास होता है। जैसे जो है यहाँ पर ये जो पेन मेरा है तो इस पर किसका अधिकार है, मेरा है। फ़ोन अगर मेरा है तो किसका अधिकार है, मेरा है। मतलब एक कार अगर मेरा है तो किसका अधिकार है, मेरा है। ज़मीन मेरा है तो किसका अधिकार है, मेरा है। मतलब जो निजी हो, जो प्राइवेट हो, समझिएगा, मतलब किसी का अधिकार नहीं हो, जो व्यक्ति का है ना नाम उसी का अधिकार हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। यहाँ हमने बताए हैं कि जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे तो किसको कौन संसाधन कहिएगा आप, व्यक्तिगत संसाधन। मतलब जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, पर्सनल रिसोर्स। जैसे आपसे पूछेगा भूखंड, भूखंड मतलब जमीन, घर, ठीक है। ये सब जो हम लिखा है इसके जायदाद के मालिक कौन होते हैं, कोई निजी व्यक्ति होता है। मतलब जो पर्सनल हो, जो मेरा है, जो आपका है, जिस पर आप ही का अधिकार है, समझिएगा कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। हम लोग चलते हैं आगे है। दूसरा जो है स्वामित्व के आधार पर टाइप है सामुदायिक संसाधन। मतलब सामुदायिक मतलब होता है जिसको पूरे समुदाय का अधिकार हो, जिस पर पूरे समुदाय के लोग जाकर वहाँ पर जो काम रहेगा वो कर सकता है, वहाँ पर रह सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं कौन संसाधन बच्चों, सामुदायिक संसाधन। जैसे सार्वजनिक पार्क, यहाँ पर सभी समुदाय के लोग जा सकते हैं, पिकनिक स्थल जा सकते हैं, खेल के मैदान, ठीक है, यहाँ पर सब जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर हो सकता है, पंचायत भवन हो सकता है, विद्यालय, जहाँ पर सब जा सकता है, तो हो जाएगा आपका सामुदायिक संसाधन। चलते हैं अगला पढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा जो है आपका स्वामित्व के आधार के टाइप है कौन, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि जिस संसाधन पर किसी देश के, जिस देश के है ना उस देश के राष्ट्र का अधिकार होता है, वो आपका कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन। जी हाँ बताए हैं, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन कौन संसाधन कहलाते हैं बच्चों, बताइए कमेंट करके, राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन जो होते हैं कौन संसाधन कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं, जैसे रेल, रोड, सरकारी जमीन, ETC हो जाएगा इत्यादि। ये हमने बताया जो उदाहरण है कौन संसाधन का है, राष्ट्रीय संसाधन। इसके अलावा एक पूछता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कैसा उदाहरण है, किस संसाधन के, तो आप बताइएगा राष्ट्रीय संसाधन के। और ये होता क्या है इसका चर्चा हम लोग करेंगे एकदम डीपली से। अभी बता देते हैं, कोई देश है हमारा, अगर कोई देश है, हमारा देश है, यहाँ पर हम ले लेते हैं भारत को। अगर हमारा ये देश है और हमारा देश के जो समुद्र तट है, हमारा देश के जो समुद्र तट है उससे 200 किलोमीटर के जो एरिया होता है, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र पर उस देश के सरकार का अधिकार होता है, उस देश के राष्ट्र का अधिकार होता है। इसीलिए उस क्षेत्र को बोलते हैं बच्चों अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। चलिए हम लोग पढ़ेंगे चौथा जो है स्वामित्व के आधार पर जो टाइप है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ हमने बताए हैं कि किसी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है
उस पर उस देश के राष्ट्र का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है, उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। मतलब उस देश के अलावा कोई भी अन्य देश जाकर वहाँ पर पेट्रोल निकाल सकता है, कोई भी जो है कार उद्योग वाला काम कर सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी कौन क्षेत्र होगा? अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र से परे, मतलब उसको छोड़कर जो खुले महासागरीय संसाधनों को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। 200 किलोमीटर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा संसाधन होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब इस पर जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इसको कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण में विकास स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर हमने बताया संसाधन 4 प्रकार के होता है। एक बार फिर बता देते हैं। एक में आप याद करिएगा संभावित संसाधन, 2 में विकसित संसाधन, 3 में संचित संसाधन और 4 में भंडार संसाधन। हम लोग चारों के पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे। संभावित संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं संभावित। जरा सोचिए, शब्द है संभावित, मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी का आ रहा है, तो संभावना की बात किया जा रहा है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। मतलब कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग वर्तमान में तो नहीं हो पा रहा था, परंतु भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भविष्य में उपयोग करने की उसका पूरी की पूरी संभावना है, उसे कहते हैं संभावित संसाधन। बोलिएगा, वैसा संसाधन जो वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन उसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम लोग कैसा संसाधन? संभावित संसाधन। जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। देखिए, हमारे देश में कुछ टेक्नोलॉजी के भी अभाव है, बहुत अभाव है। हमारे पास संसाधन है तो तकनीक बहुत कम है, कुछ फील्ड में, जिस वजह से इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सूरज के प्रकाश, सौर ऊर्जा हम लोग के पास बहुत है, पवन ऊर्जा बहुत है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तकनीक के अभाव के कारण, क्योंकि इसके उपयोग करके हम लोग बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे देश है वहाँ पर जो है जब रोड पर गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी चलती है तो उससे भी बिजली उत्पादन किया जाता है। उस देश के टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि गाड़ी चल रहा है तो उससे भी बिजली पैदा हो। मतलब ऐसे तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम लोग के भारत में अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है कि हमारा देश भी अभी विकासशील है, एक विकसित की श्रेणी में। एक शब्द आ रहा है विकसित और विकासशील। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, विकासशील मतलब है कि जो प्रगति पर है, मतलब विकास होने की प्रगति पर है, और विकसित मतलब जो विकसित एकदम हो चुका है, तो विकसित हो गया। तो हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित होगा। और दूसरा पढ़ेंगे विकसित संसाधन। अब आ गया कि विकसित संसाधन मतलब जो विकसित है, जिसका उपयोग कर पा रहे हैं, वो होता है विकसित संसाधन। वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण मतलब सर्वे हो चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा की निर्धारित की जा सकती है, निर्धारित की जा चुकी है। ऐसे संसाधन कौन संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन। मतलब ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग और गुणवत्ता के निर्धारण किया जा चुका है, ऐसे संसाधन आपका कौन संसाधन कहलाएगा? विकसित संसाधन। मतलब जिसका उपयोग करें, जैसे मिट्टी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मिट्टी आ जाएगा आपका विकसित। मतलब जिसका उपयोग कर रहे हैं, फसल इसमें कर रहे हैं, पेड़ पौधा उगा रहे हैं, बहुत सारा इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आ जाएगा विकसित संसाधन। चलते हैं, हमारा तीसरा है भंडार संसाधन। ये जो है ऐसा संसाधन, यहाँ पर देखिएगा, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु जो है टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक के अभाव में पहुंच से बाहर है। उदाहरण के हाइड्रोजन और ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन है, ETC हो सकता है, इसके अलावा भी मतलब वैसा संसाधन जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, मतलब हमारे पास है जिसका पूर्ति कर सकता है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उसका उपयोग अभी अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो आपका हो जाएगा कैसा संसाधन? भंडार संसाधन। मतलब ऐसा संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति तो कर सकता है लेकिन तकनीक के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका कहलाएगा बच्चों कैसा संसाधन? भंडार संसाधन। अब चौथा पढ़ेंगे हम लोग संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन मतलब ये इसी का हिस्सा है, संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही हिस्सा है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध
टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। अब जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है बच्चों, समझिए। हमारे देश में, हमारे जो देश एक प्रायद्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश के तीनों क्षेत्र से, तीनों एरिया जो है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण जो क्षेत्र है, पूरे जो है महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए हमारा देश प्रायद्वीपीय कहलाता है। और जिस देश के चारों तरफ पानी होता है उसे द्वीपीय देश कहलाता है, जैसे श्रीलंका। तो हमारे देश में पानी बहुत है, लगभग 71% पानी है। 71% जो है खारा जल है, यहाँ पर पानी है, महासागरीय जल है, और 29% पर मात्र स्थल है। फिर भी हम लोग जो है इस जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका आ जाएगा किस श्रेणी में, संचित को संसाधन में, मतलब उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आ जाएगा आपका कैसा, संसाधन में संचित। इस तरह से हम लोग संसाधन का वर्गीकरण जाने हैं, संसाधन क्या होता है और उसका वर्गीकरण सब जाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछेगा आपसे संसाधन कितने प्रकार के होता है, तो बताइए 2 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के, उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक है, हम लोग भूगोल पर एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और किसी तरह का समस्या नहीं होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर बनेगा। जितने कोई भी प्रकाशन से ऑब्जेक्टिव अपनी निकालिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, पूरे अच्छे से बनेगा। चलते हैं आगे। अगला मेरा प्रश्न है, संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। हम आपको पता है कि संसाधन जो है, हमारा जो संसाधन है एक प्राकृतिक द्वारा दिया गया उपहार है। मतलब हम लोग के भगवान जो है, जो ये धरती का निर्माण किया, वो गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है, लेकिन उस संसाधन का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। आज जो है हाल फिलहाल में हमारे देश में जो है, हमारे देश जो हमारा बिहार जो है और हमारा जो शिवहर क्षेत्र है, यहाँ पर तो पानी के बहुत समस्या आ गया था और अभी भी संकट है। इसीलिए संकट है क्योंकि यहाँ पर जो ये खंडित संसाधन है, जल संसाधन, इसकी पर्याप्त मात्रा पहले था, लेकिन अब पर्याप्त नहीं है। वर्षा नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ, जिस वजह से पानी जो भूमिगत जल है उसका लेयर बहुत अंदर चला गया है, पानी नहीं आ पा रहा है। वर्षा हुआ तो अभी हाल फिलहाल में अभी ठीक है। ये कह सकते हैं कि संसाधन का, जल का हम लोग को भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ी हमारा जो है उसको जल की कमी महसूस न हो। ठीक है, तो संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो हम लोग बताए हैं कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है। पृथ्वी पर संसाधन जल, एक अगर उदाहरण ले, सीमित मात्रा में है। यदि उनको जो अंधाधुंध जो है, अंधाधुंध अगर इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा जो पीढ़ी जो है, हमारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। मतलब संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। यदि अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर फिर भी हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें। इसके लिए बहुत सारा अभियान लगाया गया है, जैसे पौधे को सुरक्षित करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, बहुत सारा संदीप पांडे के द्वारा जल अभियान बहुत सारा चलाया गया। इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। आगे है प्रश्न हमारा, आप नोट करते चलिएगा, संसाधन के निर्माण में तकनीकी क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, एकदम अच्छे कंटेंट देंगे, ताकि एग्जाम में अगर लिख के आए तो आपको अच्छा नंबर भी। कि संसाधन के निर्माण में तकनीकी क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। हमारा जो एक देश है ना, हमारे देश में संसाधन की कमी नहीं है, सभी क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन तकनीक के अभाव में, टेक्नोलॉजी के कमी के कारण उस संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी हमने बताया है कि गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार मात्रा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है, टेक्नोलॉजी का अभाव। कुछ ऐसे देश जो विकसित देशों में हैं, वहाँ पर एक एक टेक्नोलॉजी के सहारा के द्वारा गाड़ी जब चलती है उससे भी बिजली बनाया जा रहा है। दिखा सकते हैं तकनीक के अभाव में, अगर तकनीक के अभाव में तो संसाधन का होना बेकार ही है। संसाधन है, तकनीक नहीं है, उस संसाधन का उपयोग नहीं
कर पा रहे हैं। यहाँ पर पता है कि बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं कि उतना गहराई तक उसको करके उसको निकाल पाए, तो उस संसाधन का होना क्या है, बेकार है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन के निर्माण में तकनीक की बहुत बड़ा भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। मतलब पहले ही टेक्नोलॉजी के द्वारा पता कर लिया जाता है कि यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ पर अभ्रक है, ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम है। तकनीक के द्वारा किया जा सकता है पहले ही। अगर तकनीक नहीं रहेगा तो पता भी नहीं लगेगा क्या है, कि बिना तकनीक के अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। हम लोग जाने हैं कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, और संसाधन के अगर है मेरे पास, अगर तकनीक नहीं है तो संसाधन का होना बेकार है। जैसे हमारे देश में संसाधन होते हुए भी तकनीक के अभाव में हमारा देश अभी विकासशील है, लेकिन जापान जैसे छोटे देश में संसाधन के कमी होते हुए वहाँ पर विकसित तकनीक के कारण वो विकसित देश के श्रेणी में आते हैं। तो संसाधन के निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है संसाधन संरक्षण। अब हमने बताया कि संसाधन को क्यों बचाना क्यों जरूरी है। तो संसाधन संरक्षण हमने बताया है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधनों का उपयोग करेंगे लेकिन हमारे आवश्यकता के अनुसार करेंगे, नहीं कि आवश्यकता से ज़्यादा। अब देखते हैं जहाँ पानी की थोड़ा ज़रूरी रहता है और वहाँ पर बहुत सारा पानी का उपयोग कर देते हैं। तो संसाधन का उपयोग करना है, लेकिन क्या करना है, हमको लिमिट में करना है, भविष्य की अवस्था को ध्यान में रख कर करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम, जल, खनिज पदार्थ, मिट्टी, भूमि आदि जैसे संसाधनों की बचत और खपत को कम करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। अभी हमने बताया आपको, पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था, और संदीप पांडे का वर्षा जल संचय। आपसे पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, तो याद रखिएगा मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन किसने चलाया था, आप याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे चलते हैं, हम इस सबको भी पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन तो पर्यावरण, देखिए जैसे जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है, विभिन्न तरह का उपकरण का खोज हो रहा है, गाड़ी का आविष्कार हो रहा है, और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और ये पोल्यूशन को देखते हुए ही ना बहुत सारा सम्मेलन हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे विश्व शिखर सम्मेलन, इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन पढ़ेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, ये सब पर्यावरण के बचाव के लिए हुआ था। तो विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था जिसे क्या कहते हैं बच्चों, विश्व शिखर सम्मेलन। जिसे क्या कहते हैं, विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है। विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है। आपसे पूछेगा इसी सम्मेलन के बाद जो है विश्व शिखर सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस, बच्चों याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस सम्मेलन के बाद, कोई नहीं जानता होगा, आप लोग जान गए कि किस सम्मेलन, इतना तो पता है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को, लेकिन किस सम्मेलन के बाद, तो आप लोग बताइएगा। विश्व शिखर सम्मेलन के बाद प्रति जून के है 5 जून को कौन दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे।
यहाँ पर देखिए पर्यावरण के बचाव के लिए 3 बार जो हुआ है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये ब्राज़ील के एक शहर है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के जो है 178 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 178 प्रतिनिधि भाग लिया था। यहाँ पर हमने बताया कि ये सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन जून 1972 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जैव विविधता, वन संरक्षण जो है, वन संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है, 21 एवं रियो घोषणा पत्र का नियोक्ता किया गए थे। मतलब ये सम्मेलन जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। पूछेगा आपसे कब हुआ था? तो 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? जेनेरो में। कहाँ हुआ था? कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 178। चलते हैं हम लोग आगे। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो बताइएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ये प्रथम पृथ्वी के कितने साल बाद हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आप बताइएगा कमेंट करके। 1992 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1997 में। तो कितने साल बाद हुआ था? तो इसमें कितने साल ऐड होगा? 5 साल। तो कितना हो जाएगा? 1997। इसीलिए इस सम्मेलन को पल्स 5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि पल्स 5 सम्मेलन किस सम्मेलन को बोलते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को बोलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ये भी हुआ था इसके 5 साल बाद, ठीक है। अगर प्रथम से देखा जाएगा तो 10 साल बाद हुआ है, अगर द्वितीय से देखा जाए तो 5 साल बाद हुआ था। तो 97 में 5 जोड़िएगा 2002। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपसे पूछेगा। जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला और इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के कितना प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 2000। याद रखिएगा कितना प्रतिनिधि? 2000। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? एक बार बता देते हैं, 1992 में। द्वितीय कब हुआ था? 1997 में। तृतीय कब हुआ था? 2002 में। किस सम्मेलन को पल्स 5 के नाम से जानते हैं? तो द्वितीय, ठीक है। और विभिन्न देशों के 2000 प्रतिनिधि किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो तृतीय सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। चलते हैं आगे। क्योटो सम्मेलन। अब देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के समय ही एक सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन। ये ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए, जो प्रदूषित गैस है उससे बचाव के लिए हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में जो है, ये सम्मेलन जो हुआ था, क्योटो जो एक शहर है वो जापान में पड़ता है। कहाँ हुआ था? तो पूछेगा कि जो क्योटो सम्मेलन में है किस देश में हुआ था? तो जापान के क्योटो में हुआ था। ये कब हुआ था? तो आप बताइएगा। 1997 में। कब हुआ था? 1997 में, ठीक है। किसके लिए हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो। इसमें 6 गैस जो बताए हैं, CO2, मीथेन, N2O, HFC, ठीक है ना, क्लोरो जो कार्बन है, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब के बचाव के लिए, इस सब को जिम्मेदार मानते हुए बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है यही सब है। और इसे विभिन्न देशों ने है कुछ मात्रा में, यहाँ 7% जो है 6% की कटौती, ठीक है ना। सभी जापान जो 6% किया था, अमेरिका इतना 7% की कमी, जो विभिन्न देश जो यहाँ पर 8% का कुछ किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका हो जाएगा 8% और 7% भी यहाँ पर किया था। एक यहाँ पर 6% आपका जापान हो जाएगा। मतलब विभिन्न देशों ने कुछ ना कुछ क्या किया था? कमी किया था, जिस वजह से पर्यावरण सुरक्षित हो सके। चलते हैं आगे। हम पढ़ेंगे सतत विकास की अवधारणा। पहले सतत विकास क्या है? तो आप सतत विकास मतलब होता है लगातार विकास, जिस चीज़ का लगातार विकास करें। तो सतत विकास मतलब होता है कि हम ऐसा विकास करेंगे जिससे मनुष्य का हानि नहीं हो, पर्यावरण क्षतिग्रस्त नहीं हो, भविष्य सुरक्षित रहे। तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए, आप बोलिएगा, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए, भविष्य की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही क्या कहलाता है? सतत विकास। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट इसको कर सकते हैं कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य के अवस्थाओं को
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास कहलाता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इसमें क्या आप लिख सकते हैं, तो बोलिएगा पहले ये लिख दीजिएगा कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। इसके अलावा आपको 5 नंबर में पूछेगा तो आपको ये लिखना है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। आप नोट करते रहिएगा कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है और साथ ही प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है, फिर भी मनुष्य संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे अम्लीय वर्षा, ओजोन का क्षय, ठीक है ना, भूक्षरण, असमय ऋतु परिवर्तन। अगर इसी तरह मनुष्य करता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा संसार काल के गाल में समा जाएगा। इसीलिए वर्तमान विकास को कायम रखने के लिए और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या अवधारणा दिया गया है, सतत विकास की। चलते हैं आगे के टॉपिक में। हम लोग सभी पर MCQ प्रश्न जो है इस चैप्टर को आज हम लोग 1 शॉट में निपटारा करेंगे, जो हमारा संसाधन और उपयोग है, और इस पर विभिन्न तरह का जो प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो हमने बताया है क्या, किसी देश के जो समुद्र तट है और समुद्र तट से जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसी को हम बोलते हैं, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इसको नोट कर सकते हैं। लिखेंगे किसी देश के समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं कि किसी देश के समुद्री तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। किसी देश के कितने, तो 200 किलोमीटर के। चलते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बता देते हैं कि एक भूगोलविद है जिमरमैन, उन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बनते। अगर पूछेगा भूगोल के जनक क्या है, कौन है, तो इरेटोस्थनीज के नाम बताइएगा। अगर आपसे पूछेगा किसने बताया था कि हमारे लिए पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो ये बोले थे महात्मा गांधी जी। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे। बोलिएगा डाकों की अर्थव्यवस्था के किससे संबंधित है, तो बोलिएगा संसाधनों के अनियोजित दोहन से। ठीक है, हम लोग इस पर सब पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। अब एक एक करके कमेंट करिएगा कि आपका कौन कौन प्रश्न सही हो रहा है और कौन कौन गलत हो रहा है, और जो गलती होगा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एकदम मस्त हम लोग प्रश्न की चर्चा करेंगे और बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, जिमरमैन। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा बच्चों किसने कहा था, जिमरमैन ने। संसाधन होते नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, तो भूमि संसाधन है कि भवन है कि मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्राकृतिक संसाधन में आप कमेंट करिएगा कौन होगा, भूमि होगा। चलते हैं आगे। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो आप बताइएगा अनवीकरणीय में जो कभी भी एक बार उपयोग करते हैं तो जो खत्म हो जाए। अनवीकरणीय जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जल का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, सौर का उपयोग भी कर सकते हैं, कोयला का नहीं कर सकते हैं बच्चों, कोयला का नहीं कर सकते, पवन ऊर्जा को भी कर सकते हैं, इसीलिए आपका कोयला जो है अनवीकरणीय। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ये सब कैसा संसाधन, अनवीकरणीय। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक होता है, तो बच्चों आप याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है क्या होता है, राजनीतिक सीमा होता है। चलते हैं आगे।
तट रेखा से कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, तो आप बताइएगा कितने। हमने अभी बताया है 200 किलोमीटर के क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। हमने अभी आपको बताए हैं कि कथन किसका है, नेहरू जी का नहीं, मेघा पाटेकर का, गांधी जी का, सुंदरलाल बहुगुणा का नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका गांधी जी। गांधी जी ने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। आगे चलते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, संसाधनों के संग्रहण से नहीं, संसाधनों के नियोजित दोहन से नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका आ जाएगा संसाधनों के अनियोजित दोहन से। आप स्टार बनाकर नोट कर सकते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो आप बताइएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा हुआ था कन्वेंशन, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था आप याद कर रखिएगा, 1968 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बताइएगा कितने, 2 जून को नहीं, 4 जून को नहीं, 7 जून को नहीं, कै जून को, तो 5 जून को। किस सम्मेलन के बाद कमेंट करके बता दीजिए, तो बताइएगा विश्व शिखर सम्मेलन के बाद। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था कि भारत में कि जापान में कि दक्षिण अफ्रीका में, तो जो रियो डी जेनेरो है कि हम बताए हैं कहाँ होता है, ब्राज़ील के एक जगह है, ब्राज़ील में। आगे चलते हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी, ये प्रश्न आपको हम दे देते हैं होमवर्क के रूप में। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की। इतना आप बता दिए हैं कि क्योटो सम्मेलन क्योटो में हुआ था, किस देश में हुआ था, आप कमेंट करके इसको बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगले खंड में आएंगे, ये जो 1 शॉट में इस चैप्टर को हम लोग पूरा निपटारा किए हैं। जय हिंद।